नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का अंशाल चल रहा था, अंशाल में कक्षा 10 के अंशाल में साइंस में आप लोगों को सेट नंबर 4 तक बता दिए गए थे। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सेट नंबर 5 2024 का 824 IN को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे हम लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी जो होगी बेहतर से बेहतर तरीके से हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो आप सभी जानते हैं मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, यानी 23 जोड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? लिंग गुणसूत्रों की संख्या पूछा है। तो लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 2 होते हैं। लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 2 होते हैं। यानी स्त्री में यक्स होते हैं और पुरुष में क्या होते हैं? एक्स और वाई होते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। यदि लिंग गुणसूत्र पूछा गया होगा सेट में, तो लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। अगर जोड़ी में नहीं पूछेगा टोटल गुणसूत्र कितना होगा, तो 46 गुणसूत्रों की संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता अनुसार स्रोत के विघटन को कहते हैं, क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्र मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है अग्र मस्तिष्क कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्र मस्तिष्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है? तो पपीते का जो पुष्प होता है एक लिंगी होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंच पाती है? तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो पदार्थों की मात्रा होती है वो 10% ही पहुंच पाती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन, यानी प्रकाश संश्लेषण के बाद पौधे में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन प्लस जल का क्या होता है? निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? तो एस्ट्रोजन क्या है? एक जंतु हार्मोन। उसमें बाकी उस सेट में बाकी ऑप्शन में 3 पादप हार्मोन दिए। हाँ फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। क्या लिखना? एक एक उदाहरण लिखना। विखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है, क्योंकि अमीबा का शरीर क्या होता है? 2 भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग क्या होता है? नए जीव का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। खंडन क्या होता है? स्पायरोगायरा। जैसे जो स्पायरोगायरा होता है एक शैवाल का नाम है। जैसे कीड़ी बहते हुए जल में आप देखेंगे बहुत धागे जैसी तंतु संरचनाएं देखी जाती हैं, वो क्या होती है? स्पायरोगायरा होती हैं। उस पर आप कंकड़ पत्थर मारेंगे तो क्या टूट कर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। प्रत्येक टूटा हुआ भाग क्या कर लेगा, या प्रत्येक खंड क्या कर लेगा? नया शैवाल का निर्माण कर लेगा। पुनरुद्भवन यानी पुनरुद्भवन इन रीजनरेशन का एक जो एग्जाम्पल है क्या? प्लेनेरिया है, क्योंकि प्लेनेरिया का भी जीव क्या होता है? जितने भागों में कट जाएगा प्रत्येक कटा हुआ भाग नए जीव का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। मुकुलन, ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन द्वारा जनन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 क्या है? पारतंत्र पर टिप्पणी लिखना और ओजोन परत पर टिप्पणी लिखना है। तो पारतंत्र आप देखते हैं, जीव या पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों से बनी तंत्र को क्या कहते हैं? पारतंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। क्योंकि पारतंत्र में क्या होता है? पारतंत्र जो 2 घटकों से मिलकर बना होता है, एक जैविक घटक और एक क्या होता है? अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत आपका उत्पादक आता है, उपभोक्ता आता है और अपघटन आते हैं। उत्पादक में हरे पेड़ पौधे आते हैं, उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं, जिसमें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीव रहते हैं। और अजैविक घटक जो होता है, अजैविक घटक के अंतर्गत जैसे जल है, मृदा है, ताप है, वायु है, ये सब क्या होते हैं? अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अगला ओजोन परत। वायुमंडल में भू सतह से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में ओजोन गैस का एक सघन स्तर पाया जाता है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। जो ओजोन परत होती है ये हानिकारक परावैंगनी किरणों से क्या करती है? हमारी सुरक्षा करती है। यानी सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक परावैंगनी किरणें होती हैं, ये ओजोन परत उन्हें क्या कर लेती है? सोख लेती हैं और पृथ्वी तक आने से रोकती हैं, जिससे ओजोन परत हमारे लिए क्या होती है? एक रक्षक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और उसका संक्षिप्त वर्णन दीजिए। यानी मादा जनन का चित्र बनाना और संक्षिप्त
के बारे में लिखना है। तो मादा जनन तंत्र में क्या होता है, निम्नलिखित भाग होते हैं जिसमें अंडाशय होता है, अंडवाहिनी होते हैं, गर्भाशय होता है, यौन होता है। ये सभी अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे क्या कहते हैं, मादा जनन तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर अंडाशय के बारे में देखेंगे। ये एक जोड़ी अंडाकार उदर गुहा के वृक्कों के नीचे श्रोण मेखला पीछे तथा गर्भाशय के पास में स्थित होते हैं। इसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन का भी स्रावण करता है। इसमें है अंडवाहिनी। ये कीपनुमा झालर संरचना है। इनका अधिकांश भाग फैलोपियन नलिका कहलाता है जहाँ निषेचन संपन्न होता है। इसमें अंडाशय से अंडाणुओं को प्राप्त कर निषेचन होने तक के भरण पोषण का कार्य भी होता है। अगला गर्भाशय। ये दोनों अंडवाहिनियों के खुलने का स्थान होता है। ये लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 मोटा तथा 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये गर्भाशय का अंतिम भाग यौन कहलाता है। यह लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका के समान होता है। यह पुरुष के लिंग का प्रवेश द्वार होता है। वर्षों पश्चात शिशु के बाहर आने का मार्ग तथा रजोधर्म का स्रावण का मार्ग होता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं एक मादा जनन का क्या संरचना है, ये क्या है, यौन है, ये क्या है, ये यूटेरस है जिसे क्या कहते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। ये क्या है, ये अंडवाहिनी है। ये क्या है, अंडाशय है। क्या है, अंडाशय, जहाँ अंडाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ निषेचन की क्रिया हो जाती है और निषेचन के बाद क्या होता है, जब ये विभाजित होकर क्या होता है, ये क्या होता है, इस गर्भाशय की दीवार से क्या होता है, प्रतिरोपित हो जाता है, जिससे इसको शिशु को निर्माण में 270 से 280 दिन लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के वृक्क की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए एवं उसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो आइए देखते हैं मानव वृक्क की संरचना। वृक्क के भीतर धंसे हुए किनारे के मध्य में कीपनुमा के समान खोखली संरचना होती है जो श्रोण या पेल्विस कहलाती है। यही भाग प्रायः सकरा होकर मूत्र नलिका का निर्माण करता है। प्रत्येक वृक्क में असंख्य कुंडलित तथा लंबी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहलाती हैं। मेडुला के 8 से 15 त्रिभुजाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जो पिरामिड कहलाती हैं। ये बल्कुट द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं जिन्हें बर्टोनी के रीनल कॉलम कहते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं एक वृक्क की क्या है, संरचना है। ये क्या है, बल्कुट है, ये पिरामिड है, ये पिरामिड है, मिडला पिरामिड जिसे बोला जाता है। ये पेल्विस है, हाइलम है। ये क्या होती है, मूत्र नलिका का क्या करती है, निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। आप देख रहे हैं पौधों में गुरुत्वानुवर्तन। आपको सेट नंबर 3 में बताया गया, इसका फिगर भी बताया गया कि पौधों में गुरुत्वानुवर्तन कैसे होता है। एक बार वैसे देख सकते हैं कि पौधों के अंगों में गुरुत्वाकर्षण बल उद्दीपन के कारण होने वाली गति को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। प्राथमिक जड़ें हमेशा पृथ्वी की ओर गति करती हैं जिसे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। बाकी और जानकारी आपको सेट नंबर 3 से आप देख लीजिएगा। अगला इसी में टिप्पणी लिखना था, मनुष्यों में वृद्धि हार्मोन। तो जो मनुष्यों में वृद्धि हार्मोन्स का स्रावण होता है पीयूष ग्रंथ से होता है। पीयूष ग्रंथ में क्या होती है, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन होती है जो हमारे शरीर के वृद्धि में आवश्यक होती है। देखिए यह एक मटर के दाने के आकार की ग्रंथ है जो अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित होती है। इसे मास्टर ग्रंथ या पीयूष ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। ये सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन स्रावित करती है। ये ऊतकों तथा हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करती है। इसकी कमी से व्यक्त बौना हो जाता है। इस पर भी टिप्पणी लिखना था, विषमपोषी पोषण। वह जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं विषमपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे मानव, बाघ, कुत्ता आदि जीव विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से आप लोगों का सेट नंबर 5 समाप्त हो रहा है। आपको नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 6 सॉल्व कराए जाएंगे जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, आप लोग तैयारी करते रहिए।